हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस के पीटी के पेपर एक्सप्लेनेशन की। और इसी की श्रृंखला कड़ी में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 2023 के पेपर की लगभग 75 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज उसी के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 75 क्वेश्चंस के में थोड़ा बहुत तो आपको पता लग गया होगा कि सवाल कैसे आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं। अब उन्हीं के बारे में आगे पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे और उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो JNK, ये भी इंडियन एक्सप्रेस से आया हुआ पूरा एक सर्वे रिपोर्ट आया हुआ था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिले हैं 5.9 मिलियन टन का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी भी हम जो बैटरी बना रहे हैं, बैटरी चलित रिक्शाज वगैरह या बैटरी से चलने वाले वाहन, उसमें 60% हम इंपोर्ट करते हैं और चाइना से ग्रेफाइट भी खरीदते हैं। तो उत्तर आपका ये है। लेकिन जो लिथियम मिला है, अब उस लिथियम का क्या कर रही है भारत सरकार, मतलब उत्खनन कौन कर रहा है और उस लिथियम का क्या प्रयोग होने वाला है, और एट प्रेजेंट भारत में लिथियम का क्या प्रयोग हो रहा है। ये 3-4 चीजें हैं जो 25, 26, 27 के पीटी में आगे बनेंगे। आगे देखिए, हेलीकॉप्टर संयंत्र बनाने के बारे में है तामकुर कर्नाटक में, बट यहां पर खुला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये किस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स बनाएगा, तो वो है LUH टाइप का हेलीकॉप्टर। LUH टाइप का हेलीकॉप्टर मतलब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अब इसकी क्या खासियत होती है, यह परंपरागत हेलीकॉप्टर से कैसे अलग है, कितना टन उठा सकता है, और भी कई तरह की चीजें जो एग्जाम में आएंगी और जो आपको चीजें पढ़नी है आगे। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाटू नाटू नाटू, ये एक अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को लेने वाले हैं इस फिल्म के निर्देशक नहीं, इस फिल्म के डांस डायरेक्टर। डांस डायरेक्टर कौन है, तो MG किरवानी है। 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और इसी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बड़ी वाहवाही हुई थी किसकी, RRR मूवी के उस गाने की। एक और है भारतीय जैविक डेटा केंद्र, 80 नंबर का क्वेश्चन। अब ये फरीदाबाद में खोला गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल स्टडी आपको करनी होगी। ये प्रकार का डेटा बैंक है। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान भुवनेश्वर के केंद्र में स्थापित किया गया है। कारण, क्योंकि भविष्य में अगर कहीं कोई संभावना प्रलय की बनती है तो उनके सारे डेटा बैंक्स एक जगह इकट्ठे रहेंगे। एक एम्बिशन ये भी है। दूसरा, अगर इसका कहीं कोई यूटिलाइजेशन करना हो तो यहां से ये डाटा सैंपल ले सकते हैं। तीसरा, इन सारे डाटा को कहां रखा जा रहा है। चौथा, किस चीज में रखा जा रहा है। पांचवा, जो कंप्यूटर रखा जा रहा है वो कंप्यूटर कौन है। छठा, क्या वो सुपर कंप्यूटर है। सातवां, उसमें एक कुछ काउंटिंग अन्य और चीजें जो इंडियन एक्सप्रेस में आई, मैं अब आपको बता रहा हूं। हरियाणा फरीदाबाद में बनाया गया ये डाटा बैंक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के द्वारा बनाया गया। ये एक ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर है जो भारत ने विकसित किया है, और इस ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर में यह सेव किया जाएगा और पेटाबाइट के रूप में। और पेटाबाइट सच कहे तो मैंने भी नहीं सुना था, अखबार में ही पढ़ा। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 10 गीगाबाइट। अब गीगाबाइट, टेराबाइट जो भी है आगे, तो पेटाबाइट याद रखिएगा, ब्रह्म सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा। और ये फरीदाबाद में बनाया गया है, नेशनल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान भुवनेश्वर के निर्देशन में। आगे 81 G20 के बारे में है। नॉर्मल सा सवाल है, अब नहीं आएगा यहां से। हाँ, स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो सिर्फ यूपी वाले थोड़ा सा लेवल लेस सवाल पूछते हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल तो किया गया, बट ये पनडुब्बी किसने बनाया, पनडुब्बी किसके सहयोग से बना, और इस पनडुब्बी की क्या खासियत है। तो ध्यान रखिएगा, ये 5वीं कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी है, मजगांव शिपयार्ड में बना है, और ये फ्रांस की कंपनी का एक मॉडल है। नेवल ग्रुप है फ्रांस का जिसने इस चीज को बनाया। बहुत पहले, मुझे याद है 2003 या 4 में वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में यह समझौता हुआ था स्कॉर्पियन पनडुब्बी का। उस समय भी ये पीसीएस में आया था, मैं उस समय ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था।
और आज भी आ रहा है। फर्क कितना है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। तो यूपी में इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं डिफेंस सेक्टर से। तो अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में धूम्रपान के ऊपर बैन लगाएगा। कोई बात नहीं, लगते रहता है। उसने एक नियम बनाया है क्या कि 1 जनवरी 2009 से बच्चों को जो बेचेगा उसको जेल भेजेंगे। मतलब जो बच्चों को भेजेगा उसको जेल भेजेंगे। भारत में अलग है, धूम्रपान, वैधानिक चेतावनी, तंबाकू वगैरह वगैरह। तो 2025 तक इसको खत्म करना है। चलिए ठीक है। नेपाल में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुनिया के 7 सबसे जोखिम एयरपोर्ट में नेपाल का भी पोर्ट आता है। मतलब आप कभी उड़ेंगे ना तो लगेगा आगे कहीं माउंटेन में टकरा ना जाए। ड्राइवर थोड़ा भी अगर सजग नहीं रहा, खैर यति एयरलाइन। आगे देखिए, ये किताब लिखी गई है, पूछे हैं प्रिंस सर, ये पता नहीं यूपी में पीसीएस में क्यों पूछे, इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, लोग हैं, उनके बारे में नहीं पूछते हैं। अब विलियम हैरी, प्रिंस हैरी के बारे में क्या जरूरत है। संस्मरण लिखे हैं कि मैं राशि परिवार से क्यों निकल रहा हूं, मुझे राजपाट नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह। तो एक आदत होती है ना, जो बड़े परिवार के लोग हैं उनके चोंचले भारत के अमीर लोगों में, इंग्लैंड के अमीर लोगों में या दुनिया के कहीं अमीर लोगों में बड़े चाव से पढ़ी जाती है। जैसे आज मुकेश अंबानी का बेटा अगर दर्शन करता है तो पूरा देखा जाता है। उसी तरह ये ब्रिटेन राजघराने के युवराज हैं, इन्होंने राजपाट त्याग दिया, साधारण जिंदगी जी रहे हैं, तो वही सबकी नौटंकी है। अब ये यूपी पीसीएस में क्यों आया, आयोग के अध्यक्ष को बुलाना चाहिए, संबंध देके कि तुमको और कोई पेपर में सवाल नहीं मिलता, झूठ पटांग टाइप के सवाल डाल रहे हो। भारत में बहुत महान लोग हैं, उनकी आत्मकथा के बारे में पूछो। ओके, पोप ऊपर चले गए, ये बड़े चर्चे में थे, इस्तीफा दे दिए थे, काहे, घपले के शिकार थे, भ्रष्टाचार के शिकार पाए गए। और यही नहीं, सेक्स एब्यूजिंग, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ननों के साथ सेक्स एब्यूजिंग में भी फंसे रहे। लेकिन 2 चीजें हैं, घपला, भ्रष्टाचार, तीसरा वाला न्यूज मैंने हटा दिया। आगे देखिए, एससीओ फिल्म महोत्सव के बारे में है, बॉम्बे में चूंकि आयोजित हुआ तो इस वजह से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि पढ़ें। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1997 में बना। ध्यान रखिएगा, पहले इसका एम्बिशन था दोनों देशों के बीच में कल्चरल कंट्रीब्यूशन, मतलब चीन और चीन के पड़ोसी देश। पहले इसका एम्बिशन हुआ कल्चरल कंट्रीब्यूशन, फिर हुआ इकोनॉमिक रिलेशन, फिर हुआ कॉपरेशन, फिर हुआ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आज यह नाटो का विकल्प बन चुका। लेकिन बीच बीच में अपने ओरिजिनल चेहरे को ढकने के लिए ये लोग नौटंकियां करते रहते हैं। उसी नौटंकी में एक नौटंकी है, हमारे यहाँ फिल्म महोत्सव हुआ। अब चाइनी की फिल्म में आओ माओ चाओ होते ही रहता है, तो फिल्म महोत्सव हुआ, उसमें फिल्म दिखाई गई। कौन फिल्म दिखाई गई, अपत्था प्रियदर्शन के नेतृत्व वाली। तो हम लोगों ने तो यहां तक तैयार किया था कि एससीओ की बैठक में किस भारतीय फिल्म का प्रदर्शन किया गया। बट यूपी पीसीएस वाले थोड़ा सा लेवल उधार रखते हैं, बस इतना पूछा कि हाँ हाँ ठीक है, दोनों सही है। आगे, न्यूजीलैंड के पीएम के रूप में है, चुने गए। अब चुने गए तो चुने गए, हम क्या करें, चुने गए हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता। यूपी पीसीएस में 1-2 सवाल जो चुना गया, जो मर गया, जो चर्चे में है, जो लफड़े में है, जो विवादों में है, जिसका भारत से कनेक्टिविटी है भी नहीं भी है, इंटरनेशनल न्यूज में अगर 3 दिन तक न्यूज में रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये चुने गए हैं, ये लेबर पार्टी के हैं, ये 41वें पीएम है और कोविड में बहुत अच्छा काम किए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में, इसलिए जनता ने उनको चुना। वैसे भारत में इन सब का कोई मतलब है नहीं, मतलब है। यहाँ तो कौन व्यक्ति पीएम या सीएम बन सकता है बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तो अच्छा काम करेंगे तो आपके आगे बढ़ने की चांसेस कम है। ये भारत में नहीं है, ये मिनिस्ट्री में नहीं है। हम जैसे टीचर अगर कुछ अच्छा काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर करते हैं ना, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हमें बाहर कर देता है। सच्चाई यही है। तो विकसित देशों का पैमाना अलग है और भारत जैसे विकासशील देशों का पैमाना अलग है। चाहे हम जैसे टीचर हो, चाहे कोई नेताजी हो, कुछ ना करें वो ज्यादा बढ़िया है। अभी देखिए, एक व्यक्ति है मनोज सिन्हा, नाम सुने होंगे आपके, हमारे उत्तर प्रदेश से भी हैं, इस समय JNK के राज्यपाल भी हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पीएम मोदी का ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। मनोज सिन्हा देखिएगा, 1 हफ्ते में आपको बड़ा नाम मिलेगा, याद रख लीजिए। 1 जून है, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। आगे, G20 के बारे में लिखा हुआ है। अब यूपी में भी G20 की बैठक हुई। आगरा में 3 हुई, बनारस में 6 हुई, ग्रेटर नोएडा में 1 हुई, लखनऊ में 1 हुई।
गुटके नगरी कानपुर में नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, आगे चलते हैं। कुछ चीते लाए गए हैं, लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, पैंथर सफारी। तो चीते लाए गए 2022 में भी नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें से कुछ मर गए। और फिर इस बार दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, 7 जेंट्स हैं, 5 लेडीज हैं। ग्वालियर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लगाया जाएगा, जिससे भारत में जो चीता विलुप्त होने वाले हैं उनकी आबादी को बढ़ाया जाए। वैसे 1952 में ही भारत से चीता विलुप्त हो चुके हैं। खैर दोनों सही है, सही व्याख्या है। कहने का मतलब है अब पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, वन्य जीव संवर्धन के नाम पर बाहर से कोई भी चीता मंगाया जाता है, कोई पशु पक्षी मंगाया जाता है, तो उसके बारे में जानकारी रखें। यहां पर यह पूछना चाहिए कि नामीबिया से मंगाए गए चीते जो मरे वो क्यों मरे। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सफारी बनाने का था, अखिलेश बाबू के गांव में बनाया गया, तो वहां भी कुछ दुर्घटनाएं हुई या बीमारियों के लक्षण आए। कौन सी बीमारी थी ये पूछते ना। अब ठीक है, अब पूछ दिए तो पूछ दिए, आयोग को ज्यादा धमका भी नहीं सकते हैं। आगे तो याद रखिएगा, एक साल में अगर कोई भी वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी हुई पहल हो रही है, किसी विदेशी देश से कोई चीज मंगाई जा रही है, चाहे कोई दवा मंगाई जा रही हो या कोई जीव मंगाया जा रहे हो, कहां मंगाया गया, कब मंगाया गया, कहां बसाया गया, उनका परफॉर्मेंस, इन सब चीजों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए। ठीक उसी तरह हाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की प्रजाति भी मंगाई गई है। आगे अब यहां पर डाकिन यूनिवर्सिटी ये खुला हुआ है। कहां खुला है भाई? तो डाकिन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटी में आता है। क्यूएस रैंक में इसका 266वां स्थान है और ये इन्होंने कैंपस को खोला। ये भारत में खुलने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक यूनिवर्सिटी है। कहां खुला? बॉम्बे में ना जी, ये खुला गुजरात में। गुजरात में भी ये खुला है। स्मार्ट बिजनेस सिटी हब में एमबीए की डिग्री देंगे। वैसे पटेल भाई लोगों को ये बिजनेस करने का गुर सिखाएंगे जो जनजात बनियों का प्रदेश है। हाँ वही गुजरात, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल वाला गुजरात, जो जनजात बनियों का प्रदेश है। अमेरिका के आधे होटल पटेल भाई लोगों के हैं और मोटा भाई, हर दूसरा गुजरात का मोटा भाई बिजनेसमैन आपको मिलेगा। अब उनको ये बिजनेस सिखाएंगे। खैर सीखते हैं, चलिए आइए। भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन है, लंदन में मेयर चुने गए तो चुने गए। सुनील चोपड़ा जी सेकंड टाइम जुड़े हैं 2014-15। अब याद रखिएगा, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में सुनक के जाने के बाद जो एक नया मंत्रिमंडल बना है उसमें भारतीय मूल के कोई व्यक्ति नियुक्त हुए तो वो कौन है? उसी तरह ट्रंप अंकल 2.0 के मंत्रिमंडल में कुछ खास भारतीयों को, काश पटेल है, तुलसी गेवार्ड है, इन लोगों को भी अपॉइंट किया गया। ये पहले क्या करते थे? दूसरा, अभी कौन सा मंत्रालय दिया गया? तीसरा, भारत के बाहर 7 देशों के मंत्रिमंडल में अभी भारतीय मूल के लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे कनाडा हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जैसे फिजी हो गया, और भी 1-2 देश हैं, जैसे एक जर्मनी भी है। तो ये 7 बड़े बड़े देश हैं। बाकी ट्रिनिडाद टोबैगो, फोजा तो हैं ही। अगर ये न्यूज में रहते हैं, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, 3 दिन तक न्यूज में अगर ये रहते हैं तो आपके प्रश्न में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करने में या इंडियन डायस्पोरा को करने में। वैसे कनाडा में जिन लोगों को ठोका गया ना, भारत सरकार इन्हीं एनआरआई लोगों को ठेका दे देती है और वो लोग किसी और को ठोका दे करके ठोकने का काम करते हैं। तो भारत सरकार के जितने सही और जितने गलत, जितने हमारे टाइगर हैं, वो सब लोग जाके उन्हीं की मदद से काम करते हैं। एजेंट विनोद हो गए या टाइगर हो गए। एनीवे 93 क्वेश्चन में आइए। ये सैनिक सेवा अनिवार्य किया गया। ताइवान बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अभी ताइवान में चुनाव हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी और चीन के धूर विरोधी व्यक्ति बने हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष। उन्होंने कुछ नए अनाउंसमेंट किए और इन्हीं नए अनाउंसमेंट में से एक अनाउंसमेंट है हर व्यक्ति को सैनिक सेवा कंपलसरी करना। और यही नहीं, पहले सैनिक सेवा कंपलसरी 4 महीने का था, अब बढ़ा करके 1 साल करना ही करना होगा। अब एक छोटा सा देश चीन को आंख दिखा रहा है और हम इतने बड़े हैं कि हम चीन की दलाली खा रहे हैं। तो देश क्या है हमारे लिए भगवान जाने। तो ताइवान याद रखिएगा, ताइवान बहुत सेंसिटिव जगह में से एक है। भारत के ताइवान से संबंध बड़े अच्छे हैं। ताइवान की कुछ कंपनियां भी हमारे यहाँ हैं, हम भी ताइवान से जुड़े हुए हैं। ताइवान को हमने कुछ वेपन्स भी दिए हैं। वो वेपन कौन से हैं? और भारत और चीन के संबंधों के तनाव में जिन मुद्दों को सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो है ताइवान। तो अमेरिका भी है, हम भी हैं, हम दोनों लोग ताइवान के साथ खड़े हैं। अमेरिका वाले उलट जाएंगे, हम नहीं उलट सकते हैं, क्योंकि ताइवान हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर चीन ने ताइवान को लपेट लिया तो अगली बारी भूटान की, अगली बारी अरुणाचल प्रदेश की,
अगली बारी जम्मू कश्मीर के सटे हुए लद्दाख की भी हो सकती है। इसलिए ताइवान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही है मेंस, यही है इंटरव्यू। मिला दीजिए तो पीटी के सवाल। अब आपकी जिम्मेदारी, ताइवान में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है और उसके पीएम कौन है। क्लियर? आगे ये देखिए, एक है देश जिसने अपने नोट पर कुछ चेंज किया है, अब किया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने $5 के नोट में किंग्स चार्ल्स की फोटो को हटा दिया और कुछ अपना लेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया जो चोर, गुंडे, बदमाश, मवालियों का देश है। यूरोप के जितने चोर उचक के बदमाश हैं उन्हीं लोगों को माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था, जिसके वंशज हैं अपने मिशन इम्पॉसिबल वाले हीरो। आगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल में नदीम जहावी थे, उनको हटा दिया गया। काहे हटा दिया गया? घपला कर लिया। अब घपला कर लिए तो कर लिए, हमारे यहाँ देखिए घपला होते रहता है। इनफैक्ट वो मंत्री क्या जो घपला ना करे, अब उन्होंने घपला किया, उनको हटा दिया गया। कंजर्वेटिव पार्टी से थे। चलिए, अब सुनक की भी विदाई हो चुकी है। आगे साइंस से जुड़ा हुआ सवाल है, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के। वैसे ये देख लीजिए, ये सारे कहां से आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से देखिए, अमर उजाला से ये चीज आया हुआ था। यहाँ पे यूपी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस, फिर भी ये सारे इंडियन एक्सप्रेस सर्वे, ये भी इंडियन एक्सप्रेस जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसी में सारी चीजें, क्योंकि उसमें एक एक्सप्लेन कॉलम आता है। अगर उसमें वो एक्सप्लेन कॉलम आ गया, हाँ उत्तर प्रदेश वाला अमर उजाला में आया था, उत्तर प्रदेश के चीते या बाघ या शेर कैसे मरे, तो अगर इंडियन एक्सप्रेस में वो चीजें आ गई तो समझ लीजिए एक्सप्लेन कॉलम में आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है, चाहे आईएसओ या पीसीएस। अब ये कौन सा गैस? नोबेल गैस नहीं है तो एक्टिनियम है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट गैस में आता है। नोबेल गैस पीरियोडिक टेबल में 18 नंबर के सीरीज में आते हैं। ये एक प्रकार के निष्क्रिय गैस है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। आगे लैंगरहैंस बीटा सेल कोशिका इंसुलिन से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन शरीर में, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन से या डायबिटीज से सवाल खूब आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल भारत बन चुका है। डायबिटीज 2 तरह की होती है। अब उसमें कौन सी डायबिटीज हमारे यहाँ है? दूसरा, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और इंसुलिन एक काम और भी करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है। तो जिनको भी शुगर होती है, कहते हैं ना बहुत खा रहे हो फिर भी गल रहे हो। क्यों? क्योंकि जो खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, वो शुगर का इंडिकेटर है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इंसुलिन से, शुगर से डिटेल पढ़िएगा। भारत सरकार ने शुगर के इंडिकेटर क्या बनाए हैं, ये जो हम लोग शुगर की टेस्टिंग 40 रुपए में लाल पैथलैब में कराते हैं ना, उसमें क्या रिपोर्ट आता है वो थोड़ा डिटेल पढ़िएगा। तो मैंने टेस्ट पेपर में 4 से 5 प्रश्न शुगर से रिलेटेड जाने हैं, वगैरह वगैरह। आगे बाकी बाबा रामदेव की लौकी और घिया और करेले की जूस पीजिए। एनीवे, डिप्टीरिया, ये भी टॉक स्वाट सीबीएसई से आया हुआ है। ये एमआरएन ने, ये करंट से था। MIT अमेरिका के इंस्टीट्यूशन है, मेडरोना नामक एक वैक्सीन खोजा, हालांकि फेल हो गया। अब ये क्यों पूछे? आयोग के अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि हमारे वैक्सीन के बारे में सवाल पूछते, तो हमारे वैक्सीन का सवाल ही नहीं पूछा। अमेरिका ने कौन खोजा वो पूछ रहे हो भाई। एनीवे, अब चलिए आगे। बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो जहां पे जो चीजें रहती हैं वो खत्म हो जा रही हैं, वही बायोडाइवर्सिटी को लॉस पर। जैसे हम दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, यमुना में बाढ़ आ गया, खत्म हो गया। या 6G का इतना ज्यादा संक्रमण हो गया कि यहां से लोग मरने लगे तो हम खत्म हो गए या चले गए या यहां से माइग्रेट हो गए। तो कहने का मतलब है बायोडाइवर्सिटी इफेक्टेड होता है, जो भी उसका नेचुरल प्लेसेस होता है वहां इफेक्टेड। नॉर्मल सा सवाल है सीबीएसई बोर्ड्स की किताब से। जाइलम और फ्लोएम 2 विशेष प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो पौधों में पानी को ले जाते हैं, और भी कई तरह के। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्यों आया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना आसान सवाल तो नहीं आना चाहिए। जाइलम है, फ्लोएम है, वगैरह वगैरह। फिर एक और है, और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स पूछ रहे हैं। अरे तुम पूछते ना कि अभी सौर ऊर्जा का क्या कंडीशन है, पवन ऊर्जा का क्या कंडीशन है। 23 में तो तुमने ये पूछा और 24 में घुमा दिया, तो 25 में पूछोगे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिपोर्ट आई है, तो अभी सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट कौन है? चलो भाई, सौर ऊर्जा हटा देते हैं, उसके बाद कौन कौन से हैं।
2030 तक क्या टारगेट था, 2070 तक क्या टारगेट है, कार्बन जीरो को लेकर के पंचामृत चल रहा है वो पूछते हैं ना, उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या कर रहा है वो पूछते हैं ना, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है वो पूछते हैं ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वो पूछते हैं ना, कौन सी योजना गांव गांव में चल रही है जिसमें सब्सिडी भी दे रही है वो पूछते हैं ना। पूछ क्या रहे हो? एनर्जी का पार्ट कुछ समझ में नहीं आया। 2023 में आपने इतना इजी सवाल पूछा और 24 में नाक में दम कर दिए, तो बच्चा तो झटका खाएगा नहीं। बच्चा तो घटना चक्र रट के बैठा, ऊर्जा में ये बट ऊर्जा को लेकर के आज क्या हो रहा है और अभी क्या रिपोर्ट आ रही है ये बच्चे को नहीं पता। तो दिसंबर 2024 में एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट आई है और ये जितनी मैंने बातें कही हैं ये सब इंपॉर्टेंट है और ये आपके टेस्ट पेपर में या फिर जो हम लोग पढ़ाएंगे आपके साथ पढ़ेंगे अगले 1-1.5 साल के कवरेज में, उसमें ये फैक्ट पढ़ाएंगे और क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहिए। अगले प्रश्न को देखिए, बॉर्ड के बारे में पूछा है। हे भगवान, इतना इजी सवाल। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में से निकाल करके देखा जाता है कि इस पानी में ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तो वहां के पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए सुरक्षित है या ठीक है, इससे ऑक्सीजन कम हुआ तो जीव जंतु सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, उससे प्रदूषण को मापा जाता है। कितना होना चाहिए बॉर्ड? भारत के नदियों में बॉर्ड का स्तर क्या है? भारत के नदियों में बॉर्ड के ऊपर रिपोर्ट देने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? ये याद होगा। उत्तर प्रदेश की प्रदूषित नदी कौन है? ये याद होगा। बट उत्तर प्रदेश में प्रदूषित नदी क्यों है ये नहीं पता होगा। काहे नहीं पता होगा? क्योंकि तो घटना चक्र में दिया नहीं है, तो आपने रटेंगे कैसे? थोड़ा अखबार पढ़िए, सीबीएसई बोर्ड की किताब में दिया हुआ है बॉर्ड कितना होना चाहिए। और खबरों से पहले आप तक पहुंचे, थोड़ा अमर उजाला ईयरबुक भी पढ़ लीजिए, ईयरबुक अखबार भी पढ़ लीजिए, और नहीं तो एक्सप्रेस का एक कॉलम पढ़ लीजिए, उसमें पूरी बातें लिखी है जो मैं आपको कह रहा हूं। मुझे याद कैसे है? मुझे याद इसीलिए कि मैं डेली अखबार पढ़ता हूं और एक एक चीज मेरे दिमाग में रहता है कि इस संस्था की रिपोर्ट ने ये बातें कही हैं कि वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित नदियों में से कुछ भारत की नदी है और यहां से यहां तक ये नदी है क्योंकि उसमें बॉर्ड का इतना परसेंटेज मिला है। इंटरनेशनल लेवल के सिनेरियो में बॉर्ड का परसेंटेज इतना होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा बॉर्ड मिला है यहां तक। और इस तरह राम तेरी गंगा मैली, गंगा बचाओ अभियान या गंगा सफाई अभियान चल रहा था, आज तक गंगा मैली ही है। आगे पढ़ेंगे मेंस में कि तमाम नदियों के सफाई अभियान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भूमिका की विवेचना करिए। तो आप बताइए कि इतने नदी हैं, नाले हैं, ये है वो है, ऐसे वैसे फलाना ठिकाना, एकदम प्रैक्टिकल देख के कि राम की गंगा मैली क्यों है, यमुना इतनी मैली क्यों है। आगे जलीय पौधा के बारे में पूछा, ये भी एजोला के बारे में कई बार पूछ रहे हैं। एजोला एजोला एजोला, रोजियम रोजियम जैवियम जैव तक रट रट के हम लोग पागल हो गए। अब थोड़ा सा और पढ़िए। एजोला, एजोला पिनाटा नाम है। एजोला भी 3 तरह के होते हैं, पिनाटा और दूसरा ये फर्न है, तैरते हुए चलता है। तीसरा ये नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है। चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय वातावरण में जो भी फसलें होती हैं, स्पेशली बारिश वाली फसलें जैसे धान की खेती वाले, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो एजोला के बारे में 4 लाइन और ये पूछना चाहिए ना। ये 10-20 साल से ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा और स्मार्ट पूछना चाहिए ये 4 से, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं। 24 में क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, ये 23 का है। आगे हंसी पैदा करने वाली गैस, ये भी पढ़ पढ़ के पागल हो गए। नाइट्रस ऑक्साइड, आज भी इसका उपयोग होता है। दांत चिकित्सा, दंत चिकित्सा, डेंटिस्ट यूज करते हैं, सर्जरी में यूज होते हैं, और जो पेन किलर बनते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। वैसे हिटलर ने इसको गैस चैम्बर में लगा के लोगों को मारा था। सद्दाम हुसैन ने भी इसका प्रयोग किया था कुर्दों को मारने में। आगे समुद्री शैवाल क्या है भाई? तो आयोडीन का स्रोत है, उसी में से समुद्र से चीजें निकाली जाती थी और काट काट के सब्जियों में डाल ली जाती थी। वैसे एक सवाल आपसे, जब घर में टाटा नमक नहीं होता था तो हमारे घर में कौन सा नमक खाया जाता था? वही सेंधा नमक, वही काले पहाड़ वाला, तोड़ करके रख लिए जाते थे और थोड़ा सा, इनफैक्ट एक सब्जी होती थी, तालाबों में पाई जाती थी, सबसे नेचुरल चीज, और उसी को काट के सब्जी में डाल दी। जैसे तीखापन के लिए हम लोग मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची, तेज पत्ता का डालते हैं, मसाले डालते हैं, उसी तरह नमक के लिए, या आप आपके घर के अगल बगल के कोई भी बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 से ऊपर होगा उनसे डिस्कस करिएगा, वो बताएंगे। आगे हमारे हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 में कौन कौन होते हैं और चारों का काम क्या है? अगले पीटी का सवाल। आगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान, ये भी बकवास सवाल,
रिपोर्ट आई 2022 में रिपोर्ट आई, अरे बताना चाहिए ना कि इसकी 4 श्रेणियां होती हैं और 4 श्रेणियों में भारत का ऐसा ऐसा है। ये तो सब रट्टा मार करके बैठे हैं, एक तरफ आप बच्चों को रट्टा मार बना रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कंसेप्चुअल चीजें बढ़ती ही नहीं। आप ना पूछते, आप ये पूछते कि भारत में ये 4 श्रेणियों में कौन सी श्रेणी है जिसका पालन नहीं होता है या जिसमें डिस्टर्बेंस देखा गया, या ये चीजें गड़बड़ हो रही हैं जिससे भारत की पोजीशन गड़बड़ हुई है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो आप सीधे रैंक पूछ देते हैं, तो बच्चा अगली बार रैंक ही तो रटेगा। आप ये पूछते ना कि ये रैंक क्यों निरंतर गिर रही है और इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो थोड़े आईएएस वाले पूछते हैं, लेकिन आप तो पूछते नहीं है। आगे 110 नंबर का सवाल, ये भी इंडिया ईयर बुक से लिया गया है। पानी इकट्ठा करते हैं उसको, अब जल विभाजक मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने इंग्लिश पढ़ा वाटरशेड उससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए प्रदूषण नियंत्रण कब बना, 1974 में। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, नदी, ये मुझे नहीं पता था। आगे भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मॉरिन बायोडायवर्सिटी बना है जामनगर गुजरात में। क्यों बना है, खंबात की खाड़ी जो इलाका है सबसे बेहतरीन डाइवर्सिटी वाला इलाका है, उसको देखते हुए बना है, तटीय इलाके में बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बायोडायवर्सिटी, भारत में बायोडायवर्सिटी की स्टेटस, बायोडायवर्सिटी इफेक्टेड कैसे हो रहा है, बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, ग्लोबल रूप में कौन से रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, इंडिया ने कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, इंडिया इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहा है, इंडिया जो प्रोटेक्शन कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है, इंडिया के इस स्टेटस पर इंटरनेशनल लेवल की जो रिपोर्ट आती है यूएन के बैनर तले, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। और अंतिम सवाल, बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यही 10 टॉपिक है, 10 लाइन का इंफॉर्मेशन चाहिए बायोडायवर्सिटी में, और इस 10 लाइन में 5-5 लाइन भी लिख लेंगे आपका मेंस कंप्लीट, और एक बार मेंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो पीटी कंप्लीट। आप क्या पूछ रहे हैं, कहाँ बना, अरे ये भी तो पूछिए कि इंडिया के बायोडायवर्सिटी ठीक है या गलत, इसका कैलकुलेशन कैसे करता है, तब तो थोड़ा बच्चा कंसेप्चुअल रूप में पढ़ेगा। अरे कुछ नहीं, एक बार मोबाइल से ही पूछ के देख ले, 2 मिनट की वीडियो है बीबीसी डाउन टू अर्थ के साइट्स पर, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बट आयोग वाले जब खुद ही रट्टा मार बना रहे हैं तो बच्चा कहाँ से डेवलप होगा, बच्चा तो घटनाओं के चक्र में उलझेगा। आगे रेशम, प्राकृतिक रेशम घटक है, सिरोसिन फाइब्रोजिन प्रोटीन होता था, अब इस जितने प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन कंपलसरी होता है। तो सीधे पूछते घटक कौन है, यहाँ प्रोटीन दे देते हैं, लेकिन प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। नॉर्मल सा थोड़ा सा घुमा दिए, ना कैसे पकड़े या ऐसे पकड़े, इससे ज्यादा यूपी की औकात नहीं थी, अब है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड की, मरूदबिद जिसमें से ऊंट भी है, चूहा भी है, सांप भी है। आगे ये सब बीमारियां, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, ये बीमारी। अब इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलरली प्लान गवर्नमेंट एक्टिव कर रही है वो ना पूछना चाहिए। जैसे मलेरिया, एक बात बताऊं, जितने लोग युद्ध के मैदान में नहीं मरे हैं उतना मच्छरों के काटने से बन गए मरे हैं। तो मलेरिया बीमारी भयानक है, गांव के गांव साफ हो जाते थे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि जब कोई महामारी आती थी, प्लेग हो गए, मलेरिया हो गए, डिप्टीरिया हो गए, हैजा हो गए, तो एक लोग मरते थे तो गांव के गांव लोग मरते थे और लोग माइग्रेट हो जाते थे। तो मलेरिया को लेकर WHO ने क्या बोला है, कैसे बोला है, किस तरह बोला है, वो तो ध्यान रखिए। बस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, मच्छर के काटने से, मादा मच्छर वगैरह वगैरह घटनाओं के चक्र से थोड़ा बाहर निकलिए, और जो मलेरिया को लेकर के भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश में चमकी बुखार, दिमागी बुखार हमेशा होता है, वो भी एक डेंगू की रिश्तेदार है या प्रजाति है, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे 117 नंबर का सवाल, पोषक स्तर बनते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड से आया हुआ सवाल है। नॉर्मल सा, खाद्य श्रृंखला फूड चेन से है। इन सीटू, EC2, ये भी पिटा हुआ प्रश्न है। हंगुल नामक हिरन पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। हंगुल हिरन की कुछ खास विशेषता है, हंगुल हिरन देखा गया है, और जम्मू कश्मीर के कुछ प्राकृतिक पशुओं में एक पशु ये भी है जो लगातार चर्चे में है। शंकर IAS में इसकी फोटो भी दी है और किसी ने इसकी फोटो नहीं दी। आगे देखिए, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। अब देखिए, घरेलू अपशिष्ट इसको निपटा सकते हैं,
मल पदार्थ इसको भी निपटा सकते हैं, मूत्र ये भी निपटा सकते हैं, बट जो पेस्टिसाइड्स है वो नहीं होता। और यही कारण है कि इनको खाने से गिद्ध लगातार हमारे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण को लेकर के ये सारी चीजें उभर करके देखी गई या आपने देखी होगी। तो अब कौन सी कीटनाशक से गिद्ध डिक्लोक्विन करके है खत्म हो रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी 2 लाइन जानकारी। आगे बजट के बारे में पूछा है, सर्वे इकोनॉमिक सर्वे से सब्सिडी का जो रेशियो है 7% था, गलत दे दिया। अब इसमें कोई दिमाग लगाने की चीजें नहीं है। ये भी एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है। मैंने पहले बताया कि पता नहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इतना प्यार क्यों है इकोनॉमी की किताब से। एक तो उनके राइटरों का नाम पूछते हैं, दूसरा गुनराल मिडरल हल दूसरे से साल घूम फिर करके चले आते हैं। तो ये सारी किताबों का नाम उसमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर जानिए कि इन चारों लोगों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। एक तो माल्थस पढ़े ही होंगे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप तुकंप आते रहता है और प्रकृति अपने आप को बैलेंस करते रहती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। लगातार जो भूकंप आ रहे हैं वो चीजें आपको दिख रही है। अगले 2 सालों में भारत में तगड़ा भूकंप आने वाला है और कम से कम 10-20 लाख लोग मरेंगे, जैसे टर्की में आया, जैसे नेपाल में आया, जैसे अभी थाईलैंड और म्यांमार में आया, जैसे प्रशांत महासागर में आते रहता है। तो अब बचा कौन जो अगल बगल में है? पाकिस्तान में आ ही चुका है। अब कोटा हमारा है, तैयार रहिए भूकंप के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं खुद डर रहा हूं कि दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सफर करते हैं, तो मेट्रो पे अगर भूकंप आ गया तो ऊपर से नीचे तक हम कहाँ गिरेंगे, बार बार मेरे दिमाग में यही होता है। इसलिए तो कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोग सोचने ज्यादा लगते हैं, बुजदिल कायर हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह उनको बैक्टीरिया, वायरस, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग दिखाई देने लगता है। आगे देखिए, ये भी नॉर्मल सा एनसीईआरटी से वो आया हुआ सवाल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ये भी नॉर्मल सा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्बिशन में क्या नहीं रखा गया है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस टेक्नोलॉजी का इनसे क्या लेना देना। ये जेंडर इक्वलिटी है, ग्लोबल हंगर में 0 हंगर इंडेक्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कॉमन सेंस था। आगे ये भी एनसीईआरटी से है, किसी देश के एनवायरनमेंट को बनाए रखने में पॉपुलेशन कंट्रोल आवश्यक है। बिल्कुल है, पॉपुलेशन का जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है वो पॉपुलेशन को बैलेंस बना रहा है। नहीं जी, वही तो बिगाड़ रहा है। वैसे भारत जैसे देश में आपको लग रहा है कि पॉपुलेशन कंप्लीट होगा या पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा? नहीं, हम दो हमारे दो रहना चाहिए। भारत जैसे देश में विवाह होना कंपलसरी है। एक निश्चित उम्र के पश्चात माता और पिता की श्रेणी में जाना भी कंपलसरी है, नहीं तो सोसाइटी वाले पूछते रहेंगे गुड न्यूज कब सुना रहे हैं, 2 से 3 कब हो रहे हैं। आज ही 2 से 3 हो गए, 3 को पालने में क्या लफड़े पछड़े होते हैं ये कोई नहीं बताता। आगे 126 नंबर का है सवाल, देखिए 2022-23 में पोवर्टी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्यवहार के लिए सभी गर्मा। अब 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी दिवस की क्या है? कुछ मानक भी बनाए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कितना नया इंडिकेटर दिया है पोवर्टी के इंडिकेटर के रूप में, मतलब इतने रुपए से कम कमाता है कोई या खाता है तो गरीब माना जाएगा। कमाना नहीं, एक होता है पर कैपिटा इनकम और एक होता है पर कैपिटा कंजम्पशन। तो कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खाना, पीसीसी, पर कैपिटा कंजम्पशन। और उसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भूखे नंगों की संख्या या अभावग्रस्त लोगों की संख्या कितनी है वो जानना है। आगे देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक और भी सवाल, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ पर प्रभाव डालती है और पॉपुलेशन ग्रोथ का आर्थिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रभाव होता है? दोनों सही है। ह्यूमन रिसोर्स, अरे भाई जब हम अच्छे होंगे, योग्य होंगे, काबिल होंगे तो हम रिसोर्स बनेंगे और रिसोर्स बन करके कंट्रीब्यूट करेंगे। और भारत जैसे देश में जितने भी लोग हैं वो सरकारी नौकरी के बहाने बैठे हुए हैं, निठल्ले बने हुए हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, घूस कमाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारी जो जनसंख्या है वो एक अभिशाप बनकर ही खड़ी है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है। 128 सवाल देखिए, भारत का पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुआ? पिटा हुआ सवाल है। अब देखिए ये सवाल आप क्लियर कर ही नहीं सकते हैं और पता नहीं यूपी वाले ये क्यों सवाल पूछ रहे हैं। अब एसटीजी के सारे स्टेजेस को याद करना पॉसिबल नहीं है, अब तो आपकी मजबूरी है। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं, 1-2 याद कर लीजिए इसमें। अब आ गया तो आ गया, नहीं तो ये मैक्सिमम देखिए फिर आ गया गुनरोल मिनरल।
मैंने बोला ना था ना कि यूपी वाले को बहुत प्रेम है। गुरनौल मिडल 1950 के दशक में, 60 के दशक में इन्होंने किताब लिखी द एशियन ड्रामा, और उन्होंने कहा कि एशिया के लोग ड्रामेबाज हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और ये सारे के सारे यूरोप और अमेरिका के नकल करते हैं, और उसी नकल में ये बार बार लिखते हैं जीडीपी ये। इन्होंने एक प्लान दिया था जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। जनता पार्टी के कार्यकाल में 1978 से 1980 के बीच में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 5 ईयर प्लान के विपरीत इन्होंने यही कहा, कोई भी प्लान बनाइए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म प्लान, जहां की जो जरूरत है उनके अनुसार चलाइए। एक जगह से ऊपर योजना आयोग में बैठ के प्लान बनाएंगे तो गड़बड़ होना ही है, क्योंकि बॉम्बे की जरूरत अलग है, लखनऊ और इलाहाबाद और बलिया की जरूरत, माफ करिए, लखनऊ, प्रयागराज और बलिया की जरूरत अलग है। उसी तरह पटना की अलग है, बक्सर की अलग है, उड़ीसा की भुवनेश्वर की अलग है, झारखंड के कोडरमा की अलग है। और सबको दिल्ली से नचाएंगे तो क्या होगा। मोदी सरकार ने इन्हीं गुनरौल मिडल के प्लान को अडॉप्ट किया है, रोलिंग प्लान के मॉडल को अडॉप्ट किया और 5 ईयर प्लान को निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया। तो गुनरौल मिडल, एशियन ड्रामा और द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। और यही कहते थे कि गरीबी को काउंट करने के लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने एक मेथड दिया था, मुंडी गिन लो, हेड काउंट मेथड। जाओ हर मोहल्ले से एक मौसी या मामा टाइप के किसी आदमी को निकालो, वो आदमी बता देगा किसके पास जमीन है, किसके पास अपना घर है। उसी को बोला गया मुंडी गिन लो, हेड काउंट मेथड। तो गुनरौल मिडल, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, और इसी में इन्होंने मुंडी गिनने का हेड काउंट मेथड बताया। और दूसरा एशियन ड्रामा नामक किताब, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट प्लान की छीछालेदरी या आलोचना की और रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये 2 फैक्ट है, घूम फिर के आते रहते हैं, आप इनका ध्यान रखें। आगे देखिए, जननी सुरक्षा योजना, उसके बारे में पूछा गया। 2005 से शुरू हुआ और इसका नाम, मेन एम्बिशन था चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर और सीएमआर को कंट्रोल करना। आगे रियो कॉन्फ्रेंस से एनसीईआरटी का पिटा हुआ सवाल है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ, जिसको पृथ्वी वन सम्मेलन भी कहते हैं, और यहीं पर एजेंडा 21 नामक चीजें डिक्लेयर की गई और लगभग हमेशा इससे रिलेटेड बैठक होती है। अब ठीक वही बात कि एजेंडा 21 को भारत जैसे देशों ने किस प्रकार इंप्लीमेंट किया, किस प्रकार की योजनाएं अभी चल रही हैं और अभी क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर आप ध्यान रखें। अक्सर जो प्रश्न आते हैं इन्वायरमेंट में वो यही आते हैं। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। 100 में से 1 बच्चा होता है जो मुझसे पूछता है कि सर एनवायरनमेंट में मुझे क्या पढ़ना है। सिर्फ लोग पूछते हैं सर किसका नोट्स अच्छा है, आज इनका नोट्स पढ़ते हैं, कल इनका पढ़ते हैं। मैं नाम बताऊं, आज शंकर आईएएस पढ़ते हैं, दृष्टि आईएएस पढ़ते हैं, किसी टीचर का पढ़ लेते हैं, किसी उस टीचर का पढ़ लेते हैं। कभी आप परीक्षा वाणी कचरा लेकर के आते हैं, कभी घटना चक्र लेके आते हैं, कभी आप यूथ लेके आते हैं। बट कोई ये नहीं डिसाइड करता कि इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में अगर हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। अभी मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया, 12 पॉइंट पढ़ने हैं, और इस 12 पॉइंट में से 5-5 पॉइंट आपने लिख लिया, आपका मेंस हो गया, और उसी में पीटी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके वर्ल्ड में क्या कॉन्फ्रेंस हुआ, कब यह इश्यूज बना, इसके प्रोटेक्शन के लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस बने, इंडिया में यह कैसे आया, और आज इसी सस्टेनेबिलिटी को गेन करने के लिए हम कौन सा प्लान एक्टिव कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस क्या जा रहा है। बस यही पढ़ना है। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं कि जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस प्रकार हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति लापरवाह हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो हिमालयन एरिया, उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर पेड़ ना कटें तो रिसोर्ट नहीं बनेगा। तो बिना एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाए डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। बट एज ए ब्यूरोक्रेट, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आपको बैलेंस बना के बोलना होगा। यही अंडरस्टैंडिंग है, और इसी चीज की रिक्वायरमेंट आईएएस या पीसीएस जैसे एग्जाम करते हैं कि आप चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं। इसको एक लाइन में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। तो याद रखिएगा, आज के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप कौन सा कंटेंट पढ़ते हैं उसके चक्कर में ना पढ़ें, एक ही कंटेंट पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। और जो कचरे की किताब आप लोग, मैंने मतलब मैं किसी बच्चे के हाथ में छोटी वाली किताबें देखता हूं ना,
मुझे क्रोध से उबाल आने लगता है। जैसे कल ये बच्चा एक किताब लेके आया कि सर ये ठीक है, इस किताब से पढ़ के तुम आईएएस बनोगे, कचरा ही तो है, फैक्ट ही तो है। मुझे लगा फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैंने कहा लाओ देख के बताता हूँ। अब मैं उस पर पॉइंट आउट कर दूंगा कि इसमें ये पॉइंट नहीं है, तब उसके भेजे में जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोडायवर्सिटी या एनवायरमेंट से जुड़े हुए चीजों में क्या पढ़ना है ये जानिए। और सबसे ज्यादा सवाल उसी में आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सवाल आया है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में आता है। थोड़ा ये स्टैंडर्ड सवाल है कि ये जो रिपोर्ट आती है पर ईयर आती है और ग्लोबल वे पे यह रिपोर्ट 4 साल में आता है, ये ऑप्शन गलत है। अब थोड़ा सा इसके आगे तैयार करिए कि वो 4 साल में जो रिपोर्ट आता है वो किन किन इंडिकेटर्स को बेस बना करके रिपोर्ट तैयार करते हैं और भारत का उसमें क्या स्टेटस। बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 134 में आइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल सवाल आता है। मानव विकास सूचकांक कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कौन से भारतीय थे, अमर्त्य सेन को नोबेल मिला, किस चीज में मिला, अभी क्या सीन चल रहा है, भारत की रैंक बढ़ रही है या घट रही है, रैंक घटी है तो क्यों घटी है। तो रैंक घटी है, इससे इतनी हो गई है, अब आपको तैयार रहना चाहिए क्यों घटी और किस बेस पर यूएनडीपी ने हमारे रैंक को घटाया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिपोर्ट आती है ना, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करिए। और मेंस का सवाल, आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जिससे भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। इसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में एचडीआई को इंप्रूव करने के लिए प्लान की चर्चा करें। एक बार ये 10 लाइन मेंस पढ़े, इसी में से पीटी निकल आया कि इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के मानव विकास सूचकांक को या मानव विकास को बढ़ाने हेतु है या नहीं, यही तो है। तो आज के बाद से एचडीआई के बारे में यही पढ़े, वही एनसीईआरटी में से उठाना है कि एचडीआई क्या है, कैसे है, किस तरह है, और उन्हीं चीजों को बेस बना करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, याद रहेगा एचडीआई के बारे में 10 लाइन ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। 135 ये भी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से है कि नेचुरल रिसोर्स की जो वर्तमान पीढ़ी है, नेचुरल रिसोर्स अगर मिनिमम डिसबैलेंस हो तो ये क्या कहलाएगा, यही तो कहते हैं सस्टेनेबल। अब देखिए इसकी परिभाषा दे दी है। अब ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, ये प्रश्न एकदम 6 लेवल या 7th लेवल के स्टैंडर्ड का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा पूछ दी है। यही ना होता है कि भाई जितने पेड़ हम काटें उतने पेड़ हम लगा दें, समझ में आया। बट कोयला कैसे लगाएंगे, पहाड़ों को कैसे बनाएंगे, नदियों को कैसे नया नदी बनाएंगे, झीलों को कैसे नया झील बनाएंगे, समस्या यही है मेंस का क्वेश्चन। हम सतत विकास के मानकों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, यही तो लिखना है। बच्चा पूछता है सर ये तो मैटर ही नहीं है, न शंकर आईएएस में है, न विजन में है, न दृष्टि में, क्या करें। तब मैं कहता हूं थोड़ा आंख खोलो कि तुम नए पेड़ तो लगा सकते हो बट नए पहाड़ नहीं बना सकते। इसीलिए उत्तराखंड में ये हादसे हो रहा है, इसीलिए मद्रास में बाढ़ आ गया, इसीलिए चेन्नई में, पुणे में, हैदराबाद में, बंबई में बाढ़ आने लगता है, इसीलिए बादल फट रहे हैं, इसीलिए पानी की किल्लतें हो रही है, इसीलिए उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है। कुछ रिपोर्ट्स के नाम यही है। यही तो सवाल आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्बिशन को हम गेन क्यों नहीं, मतलब वो टीचर जानना चाहता है। यहाँ डेफिनेशन पूछा, अगली बार आपसे पूछेगा कि कौन सी ह्यूमन मेड एक्टिविटीज है, मैन मेड एक्टिविटीज है जिससे हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्बिशन को हम गेन नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए 136, ये भी सर्वे से आया हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में कब स्टार्ट हुआ और इसमें क्या है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है, आयोग ने सिर्फ 2 माना है। खैर कहीं कहीं मिला है ये दोनों गलत है, बट जो आयोग ने माना है हम उसी को मानेंगे। एक तो ये स्टार्ट ये हुआ और इसमें 7 विशेष प्रकार के एरा हैं जिनको जोड़ा गया है। ये 7 एरा ये हैं, तो इस प्रश्न को डिस्प्यूटेड है, बट जो आयोग ने माना है हम मानेंगे। अब एनआईपी, पीएम गति शक्ति योजना, मोदी सरकार की कुछ योजनाओं में पुरानी योजनाओं को लीप पोत के नए सिरे से प्रस्तुत करने की है। आगे पढ़ेंगे, जैसे मिड डे मील का भी उन्होंने नाम बदल दिया, स्वाभिमान का नाम बदल दिया,
स्वाभिमान बैंकिंग था, उसको प्रधानमंत्री जनधन, पता नहीं क्या क्या आगे पढ़ेंगे। 137। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, पूछ रहा है कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो है, बट स्वैच्छिक समाज सेवा। लेकिन अगर हम कोई कारखाना बनाते हैं और समाज सेवा के नाम पर गरीबों से कोई सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं और उनका भला करते हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी और क्या वो समाज सेवा नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया इकोनॉमी के टीचर होने के बाद भी, इसलिए मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। किसानी कर रहे हैं तो अपना ही पेट भर रहे हैं। इस देश के 70% किसान जो हैं वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, 30% ही किसान हैं जो देश में अनाज उत्पादन करके देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के डिफिनीशन के अनुसार अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आप इकोनॉमिक एलिमेंट नहीं है और बोझ है। जैसे हमारे माता पिता, उनको पेंशन मिलता है भारत सरकार से, तो वो बोझ है। क्यों? क्योंकि आज वो अनप्रोडक्टिव एलिमेंट है, लेकिन उन्होंने 70 साल की उम्र तक काम किया, इसका कहीं कोई मतलब नहीं। तो मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया तो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको कैसे समझाऊं। बहुत सारे जितने भी ट्रस्ट हैं वो समाज सेवा के नाम पर चलते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो गए, चाहे वो स्कूल्स हो गए, चाहे वो छोटे छोटे बिजनेस इक्विपमेंट्स वाले हो गए, या लघु उद्योगों को खरीदने वाले बिजनेस एक्टिविटीज हो गए, वो सारे समाज सेवा पर आते हैं। अब इसमें इन्होंने जो स्वैच्छिक लिखा है ना, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वॉलेंट्री, भगवान जाने। 138 बजट से जुड़ा हुआ सवाल है। अब बजट से जुड़ा हुआ सवाल सिर्फ पहला गलत है। ठीक इसी तरह इस साल भी बजट में जिसकी भी डेवलपमेंट प्लान को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ भी अनाउंस किया है, चेंज किया है, अमेंडमेंट किया है, फंड अलॉटमेंट किया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। 9 ऐसे सवाल बन सकते हैं इस बार बजट से, वो हम आपको अगले अपने लेक्चर में कवर भी करेंगे और टेस्ट में भी दिए हुए। आगे पूछे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल किस साल तक हो जाएगा। तो सन 2000 में वाजपेयी जी के कार्यकाल में पॉपुलेशन पॉलिसी आई और उसी में डिसाइड किया गया कि भारत 2045 तक नहीं, 2070 तक टीएफआर कंट्रोल कर लेगा। ऐसा लग रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.8 आ जाएगा। हालांकि भारत सरकार के विपरीत यूपी सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी आ गई है। तो यूपी सरकार ने कब कौन सी किस टारगेट को रखा है, पीटी का सवाल। तो इकोनॉमी के जो सवाल होंगे वो यहीं से होंगे। एक भारत सरकार के पॉपुलेशन पॉलिसी से पहले यूपी गवर्नमेंट ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, उसकी कई तरह की आलोचना भी हुई है। अब आसाम जैसे कुछ राज्यों ने तो 4 कदम आगे कर दिया, 3 से ज्यादा किसी के बच्चे हों तो कोई भी वेलफेयर प्लान का बेनिफिट हासिल नहीं होगा। एक राज्य ने तो ये भी कर दिया, 2 से ज्यादा किसी के बच्चे हो तो वो सरकारी नौकरी और प्रमोशन के पात्र नहीं होगा। बढ़िया है, होना चाहिए। हम दो हमारे प्रभु की इच्छा वाला रोल तो खत्म होना चाहिए। ये भी बजट से आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस बार भी पूरी उम्मीद है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर क्या हो रहा है। ये वही फिस्कल डेफिसिट है 2024 के पेपर में भी आया, 2023 में भी आया और 2025, 26, 27 में भी आएगा कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार क्या करे। वही FRBM एक्ट आया, वही सारे सब्सिडी घटाई गई, वही मुफ्त की चीजें खत्म की गई और वही फिस्कल डेफिसिट को इतने से बढ़ा करके इतने के लमसम लेके आना है और लेकर के आना है 3% तक। इसीलिए पेट्रोल के ऊपर सरचार्ज या सब क्या नाम है टैक्स लगाया जा रहा है, सरकारी नौकरियां कम की जा रही हैं, ठेके पे नियुक्ति की जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में ठेके पे नियुक्ति हो रही है, परमानेंट बहाली बंद कर दी जा रही है या धीरे धीरे कम की जा रही है। सवाल यही आता है राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जा रही है उसका इंपैक्ट बताएं। ये मेंस है और पीटी क्या क्या किया जा रहा है। मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े दिल के करीब होते हैं। अब ठीक इसी तरह आरबीआई ने फिर रिपोर्ट दी है कि कौन कौन राज्य इस समय फ्रीबीज मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं, किस राज्य पर कितना कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जवान देश कौन सा है और सबसे ज्यादा किस राज्य के जीएसडीपी को लेकर के कर्ज है और उत्तम प्रदेश की इसमें हमारी क्या स्थिति है। ये 5-7 सवाल 2025 में बन रहे हैं। हो गया, इससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आपको पढ़ना ही नहीं है। एक, परिभाषा जानना है, दूसरा फिस्कल डेफिसिट का क्या इंपॉर्टेंस है, तीसरा फिस्कल डेफिसिट को कम क्यों किया जा रहा है, चौथा क्यों हमारा बाउंडेशन है, हम IMF की बात क्यों माने, क्यों 3% ही लेके आना है,
अमेरिका में 3% है, तो भारत जैसे गरीब देशों के लिए भी 3% होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है। जिनका भी बच्चा इकोनॉमी ऑप्शन होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बात बताओ, बैंकों का एनपीए और देश का फिस्कल डेफिसिट 3% ही क्यों रहना चाहिए? अगर बच्चा ठीक से बोल देता है तो समझिए उसके अंदर मौलिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, नहीं तो फिर वो रट्टू तोता है। यही तो बोलना है कि सर आईएमएफ के कंपलसरी नियम है जो भारत जैसे देश को मानने हैं, क्योंकि हमने उनके बॉन्ड पर सिग्नेचर किया है। तो सर गलत, ये ड्यूल बिहेवियर है। और कंट्री कोई बिजनेस एम्प्लॉय तो है नहीं। बैंकों के लिए 3% हो सकता है, बट भारत जैसे देश के लिए जहां 80% पॉपुलेशन बिलो इनकम वाले हैं, वहां पर 3% का होना ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बट हमारे बाउंडेशंस हैं कि अगर हमने किसी से डेप्ट लिया है, कर्ज लिया है, तो उनके रूल्स रेगुलेशन को मानना होगा। यही तो लिखना था और यही तो इंटरव्यू में बोलना है, और यही स्मार्टनेस देखी जाती है। और जिसने ये थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा दी वो टॉप पर आएगा। ये स्मार्टनेस कहाँ से आएगी? ये स्मार्टनेस तब आएगी जब आप बेहतरीन अखबार पढ़ेंगे। अब आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ेंगे तो उसमें मुख्तार अंसारी, योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश बाबू, यही तरह, या फिर कौन राजभर, उन्हीं तरह की न्यूज मिलेगी। और वो सब एग्जाम में आते नहीं। एग्जाम में वो आते हैं जो नेशन से जुड़ा हुआ है, जो आपके स्टेट से, जो आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आप सिस्टम चलाने वाले हैं ना, तो स्टैंडर्ड अखबार पढ़िए। पार्टी पॉलिटिक्स में जाना है या लोकल न्यूज जानी है कि बगल में सांप निकला, तो वो दैनिक जागरण पढ़िए। आगे 141 ये भी है, क्रेडिट से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल सा सवाल है। अब इसमें हम क्या बोले? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। पॉवर्टी 142 में पॉवर्टी के बारे में पूछा है, इसके बारे में। तो अब 6 प्रकार के पॉवर्टी पर्सन हमारे यहाँ रहते हैं, उनकी कंडीशन क्या है वो जानना है। 6 प्रकार के गरीब होते हैं, जानना है। कम गरीब है, ये गरीब है, वो गरीब है, वो गरीब है। अरे भाई गरीब है तो गरीब है, लेकिन गरीब के भी 6। कितना मजाक बनाते हैं ना, तभी तो गुंडाउन मीटर कहते हैं एशियन ड्रामा। अरे गरीब है, उसमें भी तुम अलग अलग बता देते हो। एक बेरोजगार है तो उसको भी बेरोजगार बता देते हो। प्रछन्न बेरोजगार है तो ये बेरोजगार है, तो वो बेरोजगार है। एनीवे, थोड़ा सा जानना है आगे। ये भी ईयर बुक से आया हुआ सवाल है। दीनदयाल उपाध्याय योजना, रूरल हाउसिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना 2016 में वाजपेयी जी के प्लान को नए सिरे से मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया। वाजपेयी जी ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कर दिया, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मुखर्जी कर दिया। उत्तर प्रदेश में गया तो फिर इसका नाम पड़ा क्या? काशीराम। फिर मुलायम जी के सुपुत्र अखिलेश बाबू की सरकार बनी तो उसका नाम कर दिया राम मनोहर लोहिया। तो चलते रहता है। अब इन योजनाओं के नाम आपको, जितने ईयर बुक में 17 योजनाएं हैं, उनके नाम, उनका साल और उनसे जुड़ी हुई चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे देखिए 144। अब ये भी है अनूठी योजना। हाँ, बहुत अच्छा। अनूठी योजना, कोविड के टाइम पीरियड में वैक्सीन लगाने में जो लोग आगे आते थे उनको मोटिवेट करने की ये योजना बनाई गई थी। ये मातृ शक्ति हरियाणा से है, ये छत्तीसगढ़ से है कौशल्या, और ये स्त्री निधि योजना तेलंगाना से है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जाता है। ये मातृत्व, कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं सीएमआर या बच्चे के जन्म या फिर प्रेगनेंसी बेहतर कराने के लिए, ये हरियाणा में है। और ये अनूठी उपहार योजना, लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाता था। अब ये स्तरीय सवाल है, कहाँ मिलेगा? तो ये अमर उजाला का ईयर बुक देखेंगे वो मिलेगा। मैं अमर उजाला को थोड़ा प्रेफर करता हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि उसके जो संकलन करता है वो उत्तर प्रदेश के आयोग में मेंबर है या मेंबर थे। तो जैसे लईक अहमद जैसे लंपट शिक्षक के क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी पीसीएस में, उसी तरह उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्वेश्चन बना के चले गए हैं। इसलिए मैं अमर उजाला ईयर बुक पढ़ता हूं, मजबूरी है पढ़ाना, क्योंकि हमें तो बच्चों को बताना है। आगे देखिए, अब यहां भी बजट में उत्तर प्रदेश में एक नया है गंगा एक्सप्रेसवे। अब ये एक्सप्रेसवे तो 2019 में आया, लेकिन ये 2023 के पेपर में क्यों आया? इसको तो आना चाहिए 25 में, 24 में। एनीवे, गंगा एक्सप्रेसवे 2019 में कुंभ में अनाउंस किया गया था। वही कुंभ में ये मेरठ से प्रयागराज जाएगा, वहां से बलिया, और एक मेरठ से हरिद्वार भी जाएगा। लगभग 1047 किलोमीटर है।
यूपी आईडीए यूपीडा बना रहा है, 6 लेन भी है, 8 लेन भी बन सकता है, और ट्रिपल पी के मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर बन रहा है। मेंस में आया उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की भूमिका की चर्चा करें, कभी बुंदेलखंड, कभी पूर्वांचल, तो कभी ये, यही बुद्धि लगाना है भाई, यहाँ से चलेगी, ऐसे होगी, वैसे होगी। अब ये कैसे पता लगेगा? जब कोई आर्टिकल पढ़ेंगे कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद क्या क्या बदल सकता है, या उत्तर प्रदेश कैसे बदलेगा। तो एक व्यक्ति नॉर्मल लिखता है ये होगा, और दूसरा व्यक्ति लिखता है कि इससे 13 नगर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 144 बाजारों की कनेक्टिविटी होगी। ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने कहा है कि इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। नाबार्ड ने ये कहा है। कुछ इस तरह के डाटाज अगर आप लिखेंगे ना तो 70% पाते हैं, और आप सिर्फ लिख के चले आते हैं कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो 30% पाते हैं। इसीलिए कौन नहीं जानता है कि एक्सप्रेसवे के फायदे ही होंगे। तो कुछ कहते हैं ना, बना के लिख दो। अरे बना के नहीं लिखना होता है, बना के लिखने वाले कभी टॉप में एसडीएम या आईपीएस नहीं बनते हैं। आपको लिखना होगा, तब लिखना होगा जब एक्सप्रेस का कॉलम पढ़ेंगे या कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो आपके उत्तर में और एक रिक्शे ठेले वाले चाय की दुकान पर डिस्कस करने वाले में अंतर होना चाहिए, तभी एसडीएम बन पाएंगे। बच्चे जब लिख के चले आते नहीं से ये होगा ये हो गया, तो मेरा सर पीट लेने का या उनका सर फोड़ देने का मन करता है। कितना बताएं। अब घटनाओं के चक्र में जब आप उलझेंगे, परीक्षाओं का जब आप मंथन करेंगे, घटनाओं का सार पढ़ेंगे, तो यही तो होना ही है। अखबार तो पढ़ेंगे नहीं, न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे नहीं। कभी डिस्कस किए हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से क्या बेनिफिट हो सकता है चाय की दुकान पे? आप कहेंगे बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा ना तो पीएमई बनेंगे, सीएमई बनेंगे, फलाना ठिकाना, फालतू का वही सड़क छाप पॉलिटिक्स की रचना या बातें चाय की दुकान है पे। एनीवे, अब थोड़ा सचेत जाइए, कोई भी डेवलपमेंट प्लान आ रहा है तो उसको इसी रूप में स्टडी करिए। अब फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, बीमल जलान। बीमल जलान एक ऐसा नाम है जहां से अक्सर प्रश्न आते ही आते हैं। कारण, इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं और इतने योग्य आदमी हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार में रहे हैं, और किताबें लिखते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत, मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के टाइम में भी काम करते हैं, बीजेपी भी के टाइम में भी काम करते हैं। तो इनको बुलाया गया है। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के अभियान में है, क्या क्या करना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत में जो जो चीजें हो रही हैं, जलान साहब ने यही लिखा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे 147 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में पूछा है। कब है? नॉर्मल सवाल है, किसी किताब में है। आगे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आई है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन है। इसको आईएलओ ने बताया है कि अभी भी वर्ल्ड में 4.1 बिलियन लोग सोशल सिक्योरिटी मतलब बैंक, बीमा, स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा से बाहर है। लेकिन इसकी चर्चा हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चर्चा की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तुलना की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी आवश्यकता को बताया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसने बदलाव की बातें बताया। कहने का मतलब है, प्रकाशित रहेगा शब्द, पब्लिश्ड रहेगा तो ये उत्तर हो जाएगा, और ये पांचों शब्दों में से अगर यहां रहे तो इसका उत्तर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं, और इनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए उसके लिए सहयोग या सुझाव या किसी देश के साथ कोलैबोरेशन भी करते हैं। बाकी आईएलओ अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, आईएमएफ अलग है, फेओ अलग है, यूनेस्को अलग है, अंकटाड अलग है। तो 11 ऐसे रिपोर्ट आते हैं पर ईयर जिनके ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए, और पीटी और मेंस में सवाल तो आते ही आते हैं। समझ में आ गया? कुछ लग रहा है कि घटनाओं के चक्र से कैसे बाहर निकलना है और सवाल कैसे आते हैं। दोष आपका नहीं है, जब एक निश्चित दायरे में अगर आप बंध जाएंगे ना तो यही होना है। आगे देखिएगा 149 के मिड डे मील। अब मिड डे मील को पीएम साहब ने बदल दिया। अब ये 1970-80 के आसपास आंध्र प्रदेश में इस प्लान को वहां के सीएम साहब ने इंप्लीमेंट किया। इंदिरा गांधी जी ने कहा ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का हथकंडा। वक्त गुजरा, 1995 में इसे इंप्लीमेंट किया गया कुछ जगह में, 2008 से पूरे भारत में इसको इंप्लीमेंट किया गया। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स में ये चल रहा है।
2021 में पीएम साहब ने इसका नाम पोंछ के मिटा दिया, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना आजकल पीएम पोषण के नाम से है। हम लोग इसे व्यंग से भूखे नंगा योजना कहते थे, जो कि नहीं कहना चाहिए। कारण क्या है कि हमारे गार्जियन भी यही कहते थे कि वो देखो मिड डे मील वाले जा रहे हैं, सब भूखे नंगे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। हम कभी उनको ये नहीं सोचते हैं कि ये भी हमारे समाज के पात्र हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। सरकार इनको एजुकेशन दे रही है, खाना भी दे रही है, हमें भी कुछ करना चाहिए। नहीं, हम उल्टा मजाक बनाते हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उत्तर भारत के प्रत्येक परिवारों की है। तभी से मिड डे मील में कभी छिपकली, कभी ये कभी वो, ये नहीं सोचते हैं कि गवर्नमेंट कितना लेवल का काम करती है या हमें भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं, हम ये कुछ नहीं करते, हमारे अंदर ये फीलिंग ही नहीं है। बहुत पहले आया हुआ था एक सवाल कि सिर्फ सरकार का उद्देश्य नहीं है कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना या कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी भूमिका। उसमें यही बातें लिखनी थी। कैसे आएगी? जब हमारे यहाँ मजाक बनाया जाता है स्कूल का, जब हमारे यहाँ मजाक बनाया जाता है किसी गरीब का, जब हमारे यहाँ मजाक बनाया जाता है किसी के सोशल स्टेटस का। इसीलिए भारत जैसे देश में पैसे खर्च किए जाते हैं सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। अच्छा एजुकेशन नहीं, बट अच्छा शादी विवाह, गाड़ी घोड़ा या बंगला, जिससे हमारे दिखौटी बने। और एक कहावत कही जाती है, क्या मजा जीने में जब आग न लगे आस पड़ोस और रिश्तेदारों के सीने में। यही तो सोच है। तो कहाँ वेलफेयर स्टेट, कहाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम बनेगा? भगवान मालिक है। और अंतिम क्वेश्चन है, बजटीय है कि इतना आया, अब इसमें नॉर्मल चीजें आए। अब मैं थोड़ा सा आपको रिसोर्स बता रहा हूं कि कहां कहां से सवाल आए। ये देखिए, एक्सप्रेस ईयरबुक, अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस, एनसीईआरटी ईयरबुक, यहाँ भी इकोनॉमिक सर्वे, ये मुझे पता नहीं, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, सीबीएसई, एनसीईआरटी ईयरबुक, एनसीईआरटी सर्वे, एनसीईआरटी सीबीएसई, एक शंकर आईएएस। यहाँ पर देखिए इंडियन ईयरबुक, इन सभी चीजों में देखेंगे अमर उजाला, यहाँ भी देखिए इन सभी चीजों में कुछ बातें कॉमन है कि बहुत ज्यादा आपको किताब के चक्कर में नहीं पड़ना। कुछ जगह पर जरूर मैंने कल बताया था लहिक अहमद, ये वो, बहुत ज्यादा आपको किताब नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं के ऊपर फोकस रखना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लोग पीटी रुकता भी है, और पीटी जब रुकता है तो फिर वो रटंत घुटंत लिखन पर आते हैं। आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए गवर्नमेंट क्या करे। ये देखिए मैंने कैसे अखबार को कतरा है। ये पूरे नेशनल इश्यूज हैं, एक दो दिन में मैं एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाला नेशनल इशू। ठीक उसी तरह यहां पर देखिए ये सारी चीजें हैं, दिख रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, सारी चीजें यहां पर है, साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। देख रहे हैं यही गिद्ध महाराजगंज वाला, दिख रहा है कुछ? ये दिख रहा है रिपोर्ट, न्यूजीलैंड रायसीना डायलॉग। ये देखिए इकोनॉमिक, दिख रहा है सारी चीजें, ट्रेड से लेके कॉमर्स से लेके सारी चीज, एक एक कतरा कतरन कटा है। और उस बेस पर ये देखिए यहां भी आईआर से रिलेटेड टॉपिक, इतनी घटनाएं 1.5 साल में हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड एकदम शुरुआत, यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से लेके एक एक एक्ट, थोड़ा इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा। ये देखिए स्कीम्स के बारे में, एजुकेशन, हेल्थ, ये वो। कहने का मतलब है थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, और कुछ नहीं, जिंदगी के 50 से 60 घंटे हमें दे दीजिए। आपका पीटी दावे के साथ कहता हूं बॉर्डर से 10 क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, बाकी मर्जी आपकी। अगली बार फिर 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे उसी तरह।